भारत कितनी भी कोशिश कर ले बट एक देश को पीछे नहीं छोड़ सकता जिसका नाम है अमेरिका। इस टाइम तक दुनिया का सिर्फ एक ही सुपर पावर है जिसका नाम है अमेरिका और वो अपनी सीट छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि अमेरिका का एक डार्क सीक्रेट है जिसकी वजह से इंडिया तो बहुत दूर की बात है, चाइना भी अमेरिका को कभी भी टक्कर नहीं दे सकता। जैसे सऊदी अरेबिया का सीक्रेट वेपन है उसका ऑयल, और अमेरिका के पास भी उसका एक सीक्रेट वेपन है जिसकी वजह से कोई भी देश उसको टक्कर नहीं दे सकता, और उसका सीक्रेट वेपन है वॉर। मुझे वीडियो बनाना इसलिए जरूरी लगा, जैसे बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना ने अभी बोला था कि अमेरिका बांग्लादेश के अंदर एक अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, बट बांग्लादेश की पीएम ने मना कर दिया। तो उसकी वजह से वहां पर दंगे हुए और सरकार ही बदल दी गई। इसको आप कोइंसिडेंस भी समझ सकते हैं, बट इसको पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खतरा भी बन सकता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के हमारे देशवासियों को जागरूक करा जाए। और अगर आप लोगों को दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है वो शॉर्ट वीडियो में समझना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता और ये फ्री होता है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अमेरिका के दुनिया भर में अपने देश के अलावा भी 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। दुनिया के 80 देशों में और अंटार्कटिका को हटा के बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में आपको अमेरिका की मिलिट्री देखने को मिलेगी। और ये ताकत अमेरिका को छोड़ के किसी भी देश में नहीं है और ना आने वाले टाइम में कभी भी होगी। बट इससे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि कोई और देश अमेरिका की आर्मी को उनकी धरती पे रहने को ही क्यों देता है? तो इसका आंसर छुपा है हिस्ट्री में। 2 सितंबर 1940 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और जर्मनी यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत बुरी तरह पछाड़ रहा था और लगातार वो वहाँ के कई देशों पे अपना कब्जा कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये पूरी दुनिया पे राज कर लेगा। फिर 1940 में हुआ ये कि फ्रांस ने जर्मनी और इटली के आगे घुटने टेक दिए। फिर उसके बाद यूके पड़ गया अकेले, बट ब्रिटेन इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। तो 2 सितंबर 1940 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक डील हुई। इस डील को कहते हैं डिस्ट्रॉयर्स फॉर बेसिस डील। ये डील हुई फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के बीच में। इस डील में ये था कि अमेरिका ब्रिटेन को अपने बड़े बड़े जहाज देगा और उसके बदले ब्रिटेन अमेरिका को अपनी बहुत सारी जमीनें देगा। तो बात सिर्फ मिलिट्री बेस बनाने तक ही नहीं सीमित थी। ब्रिटिश ने अपनी काफी लैंड अमेरिका को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दी थी और उस एग्रीमेंट पे लिखा गया था कि अमेरिका को इस लैंड के लिए कभी भी कोई भी रेंट नहीं देना। इस डील के बाद फिर अमेरिका ने इन 3 देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बनाना स्टार्ट कर दिए। और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने सिक्योरिटी के नाम पर तकरीबन हर देश में अपने मिलिट्री कैंप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होने को आई यानी कि 1945 तक, अमेरिका हर महीने 112 के करीब मिलिट्री कैंप्स बना रहा था। और अब एक ऐसी नौबत आ चुकी है कि अमेरिका को भी नहीं पता कि उसके कितने मिलिट्री कैंप्स है, या हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अमेरिका डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहता उसके कितने देशों में कितने ही ज्यादा मिलिट्री कैंप्स है। डेविड वाइन नाम के एक इंसान ने सारे अमेरिकन बेसिस का पता करा और एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर छोटे बड़े सारे बेसिस के बारे में लिखा था। तो उस टाइम रिसर्च में पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और पाकिस्तान में अमेरिका की मिलिट्री तैनात है। और ये था अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक। और ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि अमेरिका बन गया सुपर पावर। ब्रिटेन ने जैसे दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बना के दुनिया भर पे अपना राज जमाया था, वैसे ही अमेरिका आज के टाइम में मिलिट्री बेसिस बना के दुनिया पे राज करना चाहता है। तो इस तरह अमेरिका ने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया और वर्ल्ड वॉर की आपदा को अवसर में कन्वर्ट करा। और अब कोई और देश इसको कर भी नहीं सकता वर्ल्ड वॉर 3 के बिना। तो इस इन्फ्लुएंस को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से अमेरिका आज की डेट में पूरी दुनिया में अपनी मनमर्जी करता है। दूसरे देशों में अमेरिकन बेसिस होते कैसे हैं? वो प्रॉपर सिटी होती है और उसको लिटिल अमेरिका कहते हैं। वहाँ पर अमेरिका की तरह घर होते हैं और उनके ही अपने स्कूल्स होते हैं जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ के कई ब्रांड्स भी वहाँ पर होते हैं।
और छोटे बेसिस को लिली पैड कहते हैं और ये नाम बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लगता है, बट यहाँ पर भी बहुत सारे डेंजरस ड्रोन्स होते हैं। और कोल्ड वॉर के टाइम जब अमेरिका को लगा कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज़्यादा कम्युनिस्ट बन रहा है, फिर इन्होंने अपने साउथ कोरिया के बेसिस यूज़ करके साउथ कोरिया को स्ट्रॉन्ग बनाया है। ऐसे ही इन्होंने लड़ी थी वियतनाम में वॉर, हालांकि वियतनाम वॉर ये हार गए थे और फिर ये अफगानिस्तान में तकरीबन 20 साल रहे थे। आपको क्या लगता है अमेरिका का इन्फ्लुएंस सिर्फ छोटे और कमजोर देशों पे ही है? जापान और जर्मनी में अमेरिका के 100 से ज़्यादा बेसिस हैं और कोल्ड वॉर के टाइम तो इन लोगों के तकरीबन 1600 बेसिस थे। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होते होते बस अब ये नंबर आधा ही हुआ है। लेकिन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये नंबर जल्दी बढ़ने वाला है। अमेरिका की असली ताकत ये है कि वो सिर्फ अपने बॉर्डर्स के अंदर ही नहीं, अपने बॉर्डर्स के बाहर भी अपनी मनमर्जी चला सकता है। अमेरिका के लिए सुपर पावर बनना जितना मुश्किल था, उससे कई ज्यादा मुश्किल इस सीट को संभालना है। मिलिट्री बेसिस मेंटेन करना और इतने ज़्यादा लोगों की सैलरीज देना और एडवांस वेपन्स रखना। और ये सब बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। और पिछले साल 2023 में अमेरिका का मिलिट्री बजट 916 बिलियन डॉलर्स था। अमेरिका का टोटल बजट का 13% हिस्सा सिर्फ डिफेंस में जाता है। पूरी दुनिया का 40% मिलिट्री स्पेंडिंग सिर्फ एक देश करता है, जो कि है अमेरिका। अमेरिका के बॉर्डर पर, जैसे हमारे बॉर्डर पर हॉस्टाइल देश हैं, अमेरिका के बॉर्डर पे तो कोई भी हॉस्टाइल देश नहीं है, बट वो अपना इतना खर्चा जस्टिफाई कैसे करता होगा? बट वो जस्टिफाई सब कुछ करता है, वो जस्टिफाई करता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स द्वारा। दुनिया की टॉप 5 वेपन बनाने वाली कंपनीज अमेरिकन कंपनीज है और आप इन लोगों के नाम वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। एक शॉकिंग फैक्ट और बताऊं, ये जो कंपनीज की लिस्ट है ये अमेरिकन मिनिस्टर्स को फंड देती है कि युद्ध किसी भी देश में रुकना नहीं चाहिए। ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये है अमेरिका का आयरन ट्रायंगल। इसके अंदर 3 कंपनीज आती है। सबसे पहले वेपन इंडस्ट्रीज, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये वो है जो वेपन इंडस्ट्री से हथियार खरीदते हैं। तीसरे नंबर पे आती है कांग्रेस, जो कि वो कैंडिडेट्स हैं जो इन कंपनीज में से फंड्स लेते हैं। और ये ट्रायंगल के तीनों ग्रुप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से फेवर्स चाहते हैं। जो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्रीज है वो वहाँ के इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट्स को फंड करती है। 2016 के इलेक्शन में लॉकहेड मार्टिन नाम की कंपनी ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को 1.2 मिलियन डॉलर दिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इनके ऑपोजिशन रिपब्लिक कैंडिडेट्स को भी 1.9 मिलियन डॉलर्स दिए। तो दोनों साइड के कैंडिडेट्स को इक्वली फंड इसलिए करा गया था कि वेपन की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, प्रोडक्शन कभी रुकनी नहीं चाहिए, ना उसकी डिमांड रुकनी चाहिए। अगर आसान भाषा में समझाऊं, वॉर कभी रुकनी नहीं चाहिए। जो इनको पैसा मिलता है फंड्स द्वारा वो एक तरह से इनका इंसेंटिव होता है। मान लो जो पार्टी को इन्होंने फंड कराया वो जीत के आएगी, वो पार्लियामेंट में जाके ऑटोमेटिकली डिफेंस का बजट बढ़ाएगी। डिफेंस का बजट बढ़ेगा तो हथियार खरीदे जाएंगे इन्हीं की कंपनी से। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा वॉर होगी उतने ही ज्यादा इनका ट्रायंगल मजबूत होता रहेगा। उतने ही फिर शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे और उस हिसाब से पार्टी को फंड्स मिलेंगे। तो ये सारी बात किसी एक प्रेसिडेंट या किसी एक अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये बात है पूरी अमेरिकन स्ट्रेटेजी की। वैसे 1970s में ऑलमोस्ट हर देश में अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया था, बट फिर भी हर जगह अमेरिकी सैनिकों का होना संभव नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि जहाँ पर अमेरिकी सैनिक नहीं हो सकते वहाँ पर अमेरिकी हथियार तो हो ही सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है निक्सन डॉक्ट्रिन। तो अमेरिका ने इसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाई कि अमेरिका ने कंट्रोवर्शियल देशों को भी अपने हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए। तो इन कंट्रोवर्शियल देशों की लिस्ट में सबसे टॉप पे है ईरान। वही ईरान जिसने कुछ टाइम पहले ही इजराइल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। तो ईरान को हथियार देने की पहल अमेरिका ने की थी। जिस देशों से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, या ऐसा कह लो जिस देशों से अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, उन हर देशों को अमेरिका हथियार बेचता है, चाहे वहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है। एक बार आप ये लिस्ट देखिए। दुनिया भर में 160 से ज्यादा देश अमेरिका से हथियार लेते हैं। बस हथियार लेने के पीछे अमेरिका की एक ही शर्त रहती है
कि आपस में लड़ते रहो, युद्ध कभी भी रुकना नहीं चाहिए, और जिन देशों की अमेरिका से नहीं बनती, तुम लोग भी उनसे दूरी बना के रखो। अगर आप इस सब कॉलम में टिक लगा सकते हो तो आप हथियार खरीद सकते हो अमेरिका से। सिर्फ इसी वजह से अमेरिका सुपर पावर की गद्दी पे और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था भारत अमेरिका की तरह कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। ये मैंने इसलिए बोला था कि सुपर पावर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा जानें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और इसके अंदर सबसे पहले मासूम और इनोसेंट लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। तो इसके अंदर हम इतनी ज़्यादा लाइफ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, ना ही किसी देश को करनी चाहिए सिर्फ सुपर पावर के नाम पे। और फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी प्रॉब्लम सुधारने पे और अपना देश का विकास करने पे। क्योंकि सुपर पावर बनना बहुत मुश्किल है, पर सस्टेन करना भी उतना मुश्किल है। बट हमें बनना चाहिए ग्रेट पावर। ग्रेट पावर मतलब वो है कि अगर हमारा प्रधानमंत्री कोई बात बोल रहा है तो हर देश उसको सिर झुका के माने, वो होता है ग्रेट पावर। बट ये भी जरूरी नहीं है कि हर सुपर पावर हमेशा सक्सेसफुल हो, उसके कई एग्जाम्पल भी हैं। 9/11 के बाद इन्होंने $6 ट्रिलियन अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करे। हालांकि ये पैसे अपने देश की और बड़ी समस्या के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे, बट इन्होंने जंग जारी रखना ही सही ऑप्शन समझा। और ये है सुपर पावर बनने का डार्क सीक्रेट। और हॉलीवुड मूवीज में हमें यही दिखाया जाता है कि अमेरिका हर देश को हर मुसीबत से निकाल सकता है, बट ये पूरा सच नहीं है। अभी तक हमने क्या सीखा कि सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका को कितने पापड़ बेलने पड़े। वर्ल्ड वॉर 2 में अपने अलाइड देशों की हार और दुनिया भर में अपने बेसिस और इन बेसिस को फंड करने के लिए रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एकेडमी और ये हथियार खरीदने के लिए दुनिया भर के क्लाइंट्स। एक तरह से माना जाए तो अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी फ्लॉलेस है। पेंडेमिक में यूएस इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही थी और तभी स्टार्ट हो गया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और एक तरह से यूएस की लॉटरी लग गई। सिमिलरली जैसा एक फल वाला फल बेचते हुए सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, उसी तरह अमेरिका सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। वो चाहता है कि युद्ध होता रहे और उनके लोग आगे बढ़ते रहे, उनकी इकोनॉमी बढ़ती रहे और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा मजबूत होती रहे। क्योंकि अगर वॉर होगी तभी इनको क्लाइंट्स मिलते रहेंगे, और ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि इंटरवीन करके सुपर पावर होने के नाते कोई युद्ध रुकवा सके। हालांकि हर देश की अपनी स्ट्रेटजीज होती है, इनकी अपनी टीम्स होती हैं जो ये सब डिसाइड करती है। बट हम अपने देश के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे देश में जैसा चल रहा है फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो बहुत बढ़िया चल रहा है फॉरेन अफेयर्स के अंदर, कि हम दूसरे देशों के साथ अपने लिंक अच्छे बना रहे हैं, हम ग्रेट पावर बनने की तरफ जा रहे हैं। कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोल दिया, हमारे कई जगह वॉर्स के अंदर हमारे लोग फंसे रहे हैं, बट जब उनको निकालने के टाइम कोई भी हमला नहीं होता था। जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए तो एक भी हमला नहीं हुआ। वो है ग्रेट पावर की निशानी। बट इसके साथ साथ हमें अपने देश की जो प्रॉब्लम्स चल रही है इसके ऊपर काम करना चाहिए, कि ऑल ओवर इंडिया आगे बढ़ेगा तभी इंडिया का नाम होगा। बाकी अगर आपको इसी वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।